2 3। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज से अपन चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेकंड टॉपिक। वो क्या है कि पहले अपन ने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनते हैं, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे कि जो सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है। जो सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। जो सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो उसके अंदर पर देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जो सेल की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल है वो किस ऑर्गेनेल से किस स्ट्रक्चर में बनी हुई है, वो अपन देखेंगे। तो चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो जो है विथ अच्छी एडिटिंग के साथ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, सबसे पहले ये आता है अपना कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। जो सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, अपन कह सकते हैं। तो देखो, द सेल हैज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सेल के पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, ऑर्गेनेलीज का नाम दे दिया। जो अपन ने पहले ही डिस्क्राइब कर चुके थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनते हैं, तो अपन ने उसको डिस्क्राइब, जब आंसर अपन को मिला तो आंसर मिला अपन को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनते हैं। लेकिन फिर अपन को पता चला कि सेल भी किसी ना किसी कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, तो उनको सेल को नाम दे दिया ऑर्गेनेलीज। उस कंपोनेंट्स को क्या नाम दे दिया, सेल के कंपोनेंट्स को ऑर्गेनेलीज का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब अपन जानते हैं कि सेल हैव स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, जो अपन पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पहला लेक्चर नहीं देखा उसको देख लो जाकर। एवरी सेल हैव 3 फीचर्स, या फिर एवरी सेल हैव 3 बेसिक कंपोनेंट्स। तो 3 बेसिक कंपोनेंट जो है वो सेल के अंदर, सारी सेल के अंदर पाए जाते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। उसके अंदर पहला आता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आता है अपना न्यूक्लियस, और थर्ड आता है अपना साइटोप्लाज्म। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो अपने क्या हैं, बेसिक कंपोनेंट्स है सेल के, और सेल के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं। तो अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो डायग्राम अपन को साइड में दिया हुआ है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि देखो इसके अंदर आपको बीच में पर्पल कलर का दिख रहा है, तो ये है न्यूक्लियस। ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है आपको, वो न्यूक्लियस है। और आपको दिख रहा है कि चारों तरफ एक ब्राउन कलर की मेम्ब्रेन है, जो सेल को मतलब थिक मेम्ब्रेन है बहुत। तो जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये है सेमी परविएबल मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको अपन अभी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर पढ़ेंगे, और यही आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर पढ़नी है। तो ये है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आप देखते हो कि ये साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, देखो ये साइटोप्लाज्म के टुकड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो, है ना। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये 3 जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और भी बहुत हैं। और अपन को राइबोसोम, लाइसोसोम, ये ऑर्गेनेलीज है सेल के, ये अपन सेल ऑर्गेनेलीज में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अपन को ये दिख रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी अपन पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो है अपना, वो आ गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपन कह सकते हैं, अपन ने भी देखा कि बाहर की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है उसको अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया है, ठीक है। देख लो उधर आपको दिख रहा होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिंपली अपन देखते हैं कि द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल सेपरेट द कंपोनेंट या कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल, जो आउटरमोस्ट लेयर है सेल की, उस वो जो लेयर है वो क्या करती है, अंदर के जो कंटेंट होते हैं, अंदर के जो सब्सटेंस होते हैं, अंदर के जो कंपाउंड होते हैं, उनको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, बचाती है। तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वो बहुत ही क्या होती है, आप कह सकते हो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही स्टिकी टाइप की होती है, ठीक है। कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेव करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोज और परमिट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, कुछ मटेरियल्स को परमिट करती है, हाँ करती है, क्या करने के लिए, इन और आउट, बाहर और अंदर जाने के लिए। कुछ मटेरियल या कुछ कंपाउंड जो है उनको परमिट करती है कि आप बाहर जाओ, अंदर जाओ सेल के, तो ये उस काम आती है। और कुछ कंपोनेंट्स को क्या करती है, डिसअलो करती है अंदर बाहर जाने के लिए। जैसे वाटर को परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो क्या करती है, अलो करती है, वाटर अंदर बाहर जा सकता है। उसको अपन पढ़ेंगे, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसको नाम दिया गया है। देखो, सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी कारण, किस कारण कि उसको अंदर बाहर जाने के लिए परमिट करती है किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को, तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को दूसरा नाम दिया गया है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी छांट कर
परमिएबल करने वाली, हाँ करने वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लो, बहुत कम आने वाली है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव्स इन एंड आउट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपन लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वो कैसे लेते हैं, वो लेते हैं और ये सेल्स जो हैं, छोटी छोटी सेल्स अपनी, अपन ने देखा होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये भी कार्बन ऑक्सीजन लेती है ना, तो कैसे लेती हैं, वो इन एंड आउट करके लेती हैं, ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, लेती हैं। वो कैसे लेती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ये पहले चैप्टर की बात है, ठीक है, ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया गया था। तो डिफ्यूजन के कारण ही जो सेल है वो एक तरीके से तो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। वो कैसे करती है? जैसे देखो, ये होता है सब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में। अभी देखते हैं, देखो, वी सी दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन मीडियम टू लो कंसंट्रेशन मीडियम। ये होता कैसे है कि एक सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तब ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन की वो काम आती है। अब ये कैसा काम आती है? देखो, जैसे कि मान लिया अपन ने इस बलून को ले लो। ये बलून जो है आपका पहला एग्जांपल है। जब अपन बलून को देख रहे हैं तो बलून को अपन देख सकते हैं कि इसका जो बाहरी इन्वायरमेंट है, अपन देख सकते हैं कि इसका जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, 80 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर। उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है, या फिर आप कह सकते हो इस एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की जो प्रेजेंस है वो क्या है? कम है। इस ऑक्सीजन के अंदर CO2 जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन के CO2 कम है। बाहरी इन्वायरमेंट में आपको पता है CO2 जो है वो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% के करीब क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। उसके बाद में CO2 और अदर गैसेस आती है, ठीक है। तो आपको पता है CO2 की जो कमी है आउटर इन्वायरमेंट में, कम है। लेकिन इस गुब्बारे के अंदर जो अपन के मुंह से फुलाया है, उसके अंदर CO2 क्या है? ज्यादा है। तो इसके अंदर जो CO2 की कमी है, इसके अंदर जो CO2 की कमी है वो CO2 क्या है? ज्यादा है, और इसके बाहरी इन्वायरमेंट में कम है। तो अपन देखेंगे कि जैसे ही अपन गुब्बारे की जो निप है, जो उसके छोर है, उसको अपन खोलते हैं, तो आप देखोगे कि जो पूरी गैस है वो बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि बिकॉज प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। उस गुब्बारे के अंदर प्रेशर एक्टिंग कर रहा है, प्रेशर एक्ट कर रहा है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर से भरी क्या है? CO2। ऑक्सीजन उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो कौन है उसके अंदर? CO2। CO2 उस गुब्बारे को पूरी तरह घेर के बैठी है, लेकिन भारी इन्वायरमेंट में CO2 क्या है? कम है। तो अपन देखेंगे कि जो भारी इन्वायरमेंट में CO2 है उसका क्या है? लो कंसंट्रेशन है, बहुत लो कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है। लेकिन अपन देखते हैं बलून के अंदर जो कंसंट्रेशन है CO2 की वो ज्यादा है। तो मीडियम से चेंज कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अपन देखेंगे जितना भी CO2 इस गुब्बारे के अंदर है वो कहाँ चला जाएगा? बाहरी इन्वायरमेंट में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि बाहर CO2 कम है, अंदर ज्यादा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मूव होता है बाय डिफ्यूजन, और वो कैसे होता है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाले मीडियम में ये होता है। अब दूसरे देखो, अगर यही प्रोसेस अगर वाटर के साथ हो, अगर यही प्रोसेस किसके साथ हो? वाटर के साथ, तो अपन देखते हैं कि वाटर के साथ होने वाली प्रोसेस को नाम दिया है ऑस्मोसिस। वाटर के साथ होने वाली प्रोसेस को क्या नाम दिया है? ऑस्मोसिस। देखो, वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, जो घुलने का जो नियम है, उसको वाटर भी क्या करता है? ओबे करता है, मानता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में जाना क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ हैपन इन एनिमल सेल व्हेन वी कीप इट इन सॉल्ट एंड शुगर वाटर। जब अपन देखते हैं तो देखो, अब आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है उसको अपन देखते हैं कि देखो, इसमें अपन ने डायग्राम दे रखा है, बगल में डायग्राम अपना चल रहा है। तो उसमें अपन को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सेमी परवियबल मेम्ब्रेन जो है वो बीच में एक्ट कर रही है, एक तरीके से बीच में प्रेजेंट है। अपन को दिख रहा है कि सेमी परवियबल मेम्ब्रेन बीच में है, ठीक है। अपन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्या है? प्योर वाटर है। ब्लू कलर का जो वाटर आपको मैं देख रहा हूँ, देखो हाईलाइटर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये क्या है? बिल्कुल प्योर वाटर है, ब्लू कलर का। और आपको जो इधर की तरफ दिख रहा है सेमी परवियबल मेम्ब्रेन के दूसरे साइड, तो उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि वाटर के साथ में क्या है? सॉल्ट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर के साथ में सॉल्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के साथ में
सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन इधर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, ओनली सॉल्वेंट। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वाटर के पास तो है ही नहीं ना सॉल्ट, प्योर वाटर के पास सॉल्ट है ही नहीं। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वाटर की क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर प्योर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, और यहाँ पर जो है प्योर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, यहाँ पर सॉल्ट की भी क्वांटिटी है। तो अपन देखेंगे कि जो कम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वो कहां पर है, दूसरी साइड। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, इस साइड। तो अपन देखेंगे कि जो वाटर है ना वो इस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना चालू कर देगा बाय थ्रू सम सेमी परविएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परविएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाने लग जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि जो सेमी परविएबल मेम्ब्रेन है वो वाटर को क्या करती है, ओबे करती है। वाटर क्या है, ओबे करता है सेमी परविएबल मेम्ब्रेन का। तो इससे अपन को देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल आप कृपया समझ गए होंगे। अब देखो अपन क्या करते हैं कि एनिमल सेल जो है अपनी देखो, अब अपन ऑस्मोसिस समझ चुके हैं। तो ऑस्मोसिस के बाद में अब आता है कि जो एनिमल सेल है, मान लो कि मैंने अब एनिमल सेल को क्या कर दिया, सॉल्ट या फिर शुगर जो है वो वाटर के साथ में मिला हुआ है, या तो सॉल्ट मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है। तो मैंने उसको क्या कर दिया, उसके अंदर मैंने एनिमल सेल डाल दी। तो एनिमल सेल डालने पर मुझको तीन, जो आप देख सकते हो, तीन जो कॉन्क्लूजन है वो देखने को मिले। तो उसके अंदर जो कॉन्क्लूजन है वो किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, कि किस तरह का सॉल्यूशन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसी कारण सॉल्यूशन तीन टर्म्स में डिवाइड है। पहला है हाइपोटोनिक, दूसरा है आइसोटोनिक, और तीसरा है हाइपरटोनिक। ठीक है, इन तीनों जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो डिवाइड है। तो अपन देखते हैं कि ये ऑस्मोसिस अपन ने देख लिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को पहले देखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ द मीडियम सराउंडेड द सेल हैज ए हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। अगर जो मीडियम है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है सेल के, मान लो अपन ने उसको एक ग्लास में रख दिया जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर मैंने एनिमल सेल डाल दी। अपन देख रहे हैं कि उस वाटर के अंदर अगर प्योर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है बजाय सेल से, तो अपन देखते हैं देन द सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो अपन देखेंगे कि जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट, यानी कम घुला हुआ है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो सेल है वो किससे ले लेगी वाटर, ऑस्मोसिस से, बाहरी इन्वायरमेंट से वाटर ले लेगी। अब क्या है देखने को मिला, कुछ नहीं देखने को मिला। देखो मिला, सेल के अंदर सारे कंपोनेंट है। सेल ऑर्गेनेलीज भी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर। तो उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा जो ज़्यादा होगी, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज से उसकी जगह घेर रखी होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल कहने को कम है। सेल के अंदर वाटर क्या है, कम। लेकिन बाहरी इन्वायरमेंट में जैसा बता रखा है कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वाटर क्या है, डाइल्यूट, कि उसके अंदर और सॉल्ट मॉलिक्यूल या फिर कुछ मॉलिक्यूल घुल जा सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, वाटर क्या है, डाइल्यूट, मतलब कम घुला हुआ है। तो अपन देखते हैं कि बाहर जो है प्योर वाटर ज़्यादा है और अंदर जो है सेल के अंदर वाटर की कमी है। तो अपन देखते हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मूव करता है बाय परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के आसपास परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल मैंने आपको दिखा दी है पहले ही। तो उसमें क्या देखते हैं अपन की बाहर क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस वाटर को अंदर आने देती है। ठीक है, उससे होता क्या है, जो सेल के अंदर वाटर की कमी थी वो फुलफिल हो जाती है। मतलब सेल जब वाटर लेगी बाहर से, तो अपन देखेंगे कि वो क्या हो जाएगी, थोड़ी स्वेलन टाइप की हो जाएगी, थोड़ी मोटी टाइप की हो जाएगी। सच ए सॉल्यूशन इज नाउ एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ऐसा सॉल्यूशन क्या कह सकते हैं अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, जिसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी वो ज़्यादा हो आउट एनवायरनमेंट में, और कैसा हो, डाइल्यूट हो। तो ऐसा सॉल्यूशन कैसा कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अक्रॉस द सेल। वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं सेल के अंदर बाहर जाने के लिए। मेम्ब्रेन इज बोथ डायरेक्शन, मेम्ब्रेन जो है दोनों डायरेक्शन में मूव करती है उस वाटर को। बट द मोर वाटर विल कम इन टू द सेल, दे विल, अगर उसके अंदर ज़्यादा वाटर आ जाता है तो वो कैसी होगी, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। जो सेल है वो अपन को दिखने लगेगी कैसी, थोड़ी फूली टाइप की, थोड़ी सूजी हुई दिखने लगेगी। दूसरा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अंदर होता है इफ द मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल। अगर मीडियम के पास वही वाटर कॉन्सेंट्रेशन है जो सेल के पास है। सेल के पास क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी सेल के पास प्रेजेंट है।
तो अगर आउटर एनवायरनमेंट में जो वाटर प्रेजेंट है, जिसमें अपन ने उस कंटेनर में सेल को रख रखा है, अगर उस कंटेनर में जो वाटर है उसके अंदर सॉल्ट की मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो दोनों की सेम कंसेंट्रेशन हो गई ना। तो सेम कंसेंट्रेशन होने पर अपन देखेंगे कि दोनों कंसेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल। तो अपन देखेंगे कि ना तो वाटर अंदर जाएगा ना वाटर बाहर जाएगा, वाटर की मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि दोनों सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। किसके? सेल की तुलना में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। तो वाटर क्रॉस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट अमाउंट गोइंग इज द सेम। देखो वाटर जाएगा दोनों साइड, लेकिन जो अमाउंट है वाटर की बिल्कुल सेम रहेगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी कहीं भी लो हाई नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो देखो, एज द अमाउंट गोइंग आउट सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। जो मूवमेंट है वाटर का वो नहीं होगा। तो अपन देखते हैं सेल विल स्टे द सेम साइज। तो अपन देखेंगे जो सेल है वो बिल्कुल कैसी रहेगी? सेम साइज की रहेगी। अब दूसरा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। कैसा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस? इफ द मीडियम हैज ए लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। मीडियम की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। जैसे मान लो सेल के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कंसंट्रेशन कम है, बाहर के एनवायरनमेंट में क्या है? कंसंट्रेशन कम। तो अपन देखेंगे, या फिर यूं मानो बाहर क्या है? सॉल्ट बहुत ज्यादा है, सॉरी सॉल्ट कम है। बाहर के अंदर, बाहर के एनवायरनमेंट में क्या है? वाटर के साथ में सॉल्ट तो है, लेकिन वो कैसी? सेल की तुलना में कम है। तो अपन देखेंगे कि सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है और सेल की तुलना में आउटर एनवायरनमेंट में जो सॉल्ट है वो क्या है? कम। वाटर के अंदर एक कंटेनर ले लो, यूं मानो ये कंटेनर है अपना। इस कंटेनर के अंदर जो सेल पड़ी हुई है, इसके बाहरी एनवायरनमेंट में जो सॉल्ट की कम क्वांटिटी है वो सेल से कम है, लेकिन सेल के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया यहाँ पर। तो अपन देखेंगे जो सेल की जो सॉल्ट है, सेल के जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है, सेल के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अपन देखेंगे कि वो बाहर जाने लग जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्ट के मॉलिक्यूल जाने लग जाएंगे। तो अपन देखेंगे जो सेल है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। तो अपन देखेंगे सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, एनिमल सेल का। ठीक है, यहाँ पर अपन दिख रहा है दस ऑस्मोसिस स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसलिए जो ऑस्मोसिस है वो एक अच्छा क्या करती है? काम करती है। कैसा? ऑस्मोसिस करने के लिए। देखो सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में दिख रहा है आपको, अभी पढ़ के आए हैं अपन की सेल का जो वाटर है वो कैसा हो जाता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन हाइपोटोनिक में सेल स्वेल अप हो जाती है क्योंकि वो वाटर ले लेती है बाहरी इन्वायरमेंट से। लेकिन आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता, सेल जैसी है वैसी ही रहती है। सिम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो। यूनिसेल्युलर फीचर्स जो है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वाटर के अंदर, वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं? बाय ए प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से वो क्या लेते हैं? अपना ऑक्सीजन का लेन देन करते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट। प्लांट जो रूट है, प्लांट की जो रूट होती है सॉइल के अंदर, वो भी ऑस्मोसिस के द्वारा ही क्या लेती है? वाटर को लेती है। द प्लांट मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। उससे अपन को पता चला। वो किससे बनी होती है? ऑर्गन कह सकते हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? लिपिड और प्रोटीन। उसके अंदर सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है? लिपिड्स और प्रोटीन। The flexibility of cell membrane also enable the cell to engulf the food from the outer environment. उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। तो अमीबा एक बड़ा एग्जाम्पल है किसका? सेल फ्लेक्सिबल होती है और उसके फ्लेक्सिबल होने के कारण जो अमीबा है वो अपना शिकार कैसे करता है? उस मेम्ब्रेन के द्वारा ही करता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हुआ? अमीबा। तो इसी साथ में अपना लेक्चर जो है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज मत जाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।